नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक 2016 का करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है और इससे पहले के जो भी करंट अफेयर्स है जिसमें कि आपको जून से सितंबर तक के करंट अफेयर्स, इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर तक अन्य करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन यूपीएससी चैनल पे, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और ये हमारे अक्टूबर से दिसंबर के करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग जनवरी के आगे के वीडियो जो है उसको देखेंगे और फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं जो क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। तो ये जो न्यायाधिकरण इसका गठन किया गया था, तो इसने ये अपनी जो सुझाव या निर्णय दिया था कि जो 4 राज्य हैं जिसमें इसके जल के बंटवारों की बात की जा रही है, तो उस पर रोक इसने ठुकरा दिया था। इसके मांग को ठुकरा दिया गया था पुनर्वितरण कर। तो वर्तमान में ये जो 4 राज्य हैं, तो ये 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ये इनमें जो भी जल को वितरित करने की बात को ये सेकेंड न्यायाधिकरण जो था इसने ठुकरा दिया था। और ये देख लेते हैं कि वर्तमान में ये क्यों चर्चा में रहा। तो वर्तमान में इसमें चर्चा रहने की बात जो है, तो क्योंकि फिर से इसके आवंटन की बात की गई है। जल जो है कृष्णा नदी का, उसके पुनः आवंटन की बात की गई है 4 राज्यों में। क्यों? क्योंकि इसका आधार है इसके पुनः आवंटन का, वो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, जिसकी धारा 89 है। उसमें इसके प्रावधान किए गए हैं, 4 राज्यों में पुनर्वितरण की बात की गई है। तो उस आधार पे फिलहाल में इस पर मांग किया जा रहा है कि जो कृष्णा नदी का जल है वो 4 राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उनमें वितरित किया जाए। और आगे हम लोग देख लें कि ये इसके ज्योग्राफिकल जो इमेज है इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा ये कृष्णा नदी है, ये इसमें आपको ये हो गया महाराष्ट्र, हो गया यहाँ तेलंगाना, यहाँ पे ये कर्नाटका, यहाँ पे भी तेलंगाना होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा। तो ये 4 राज्यों से होके गुजरती है। और फिर ये इसके जैसे कि हम लोग देखें कि इसमें महत्वपूर्ण ये भी रहता है कि इसके लेफ्ट और राइट से इसके ट्रिब्यूटरीज कितनी हैं, इसके सहायक नदियाँ कितनी हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको भी साथ साथ हम लोग देखते चलें। तो जैसे कि इसमें लेफ्ट से जो आने वाली नदियाँ हैं इसमें हैं कृष्णा नदी में, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं भीमा, बिंदी, पेडबंगू, हलिया, मूसी, पेलार, मैनोर। तो ये हो गया लेफ्ट से। और राइट से कौन सा है? बेना, कोयना, पेनगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगप्रभा। तो ये होगा राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं और खासकर आईएएस के एग्जाम में जो हमारा 18 जून का है तो उसमें पूछ लेते हैं। तो इसको हम लोग को ज़रूर याद रखना है। और फिर इसका सोर्स जो है ये कहाँ से निकलती है, तो इसके निकलने के सोर्स जो है ये महाबलेश्वर है जो महाराष्ट्र में है। और फिर यह जोड़ विलेज में वहाँ से वो निकलती है। तो महाबलेश्वर क्या है? महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो सह्याद्री पे है, जो सह्याद्री माउंटेन पे वहाँ पे है। तो वहीं पे जो जोड़ विलेज है वहाँ से निकलती है। और फिर ये सातारा डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में है। तो ये कृष्णा नदी का जो ज्योग्राफिकल इमेज है उसको हम लोग देख लिए। अब है कि ये जो कृष्णा नदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकेंड है, तो इसमें जो दिया गया है इसके अगर अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे ब्रिजेश कुमार, न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार थे। और फिर इसने अपना रिपोर्ट 31 दिसंबर 2010 को ही दे दिया था। और फिर इसमें अगली समीक्षा की बात की गई है 2050 के बाद। तो ये इसके रिपोर्ट के अनुसार जिसमें ये कहा गया है कि इसके जल के बंटवारा नहीं होगा विभिन्न राज्यों में, तो उसमें उस पर विवाद मतलब पुनः समीक्षा 2050 में की जाएगी। तो ये इसका रहा। इसके अलावा हम लोग देख लें कि ये कृष्णा नदी वाटर डिस्प्यूट जो पहला था वो कब गठित किया गया था? वो 1969 में किया गया था। और इसने अपने अंतिम निर्णय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के बीच जल हिस्सेदारी का बंटवारा किया था। तो ये उस समय फिलहाल क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं बना था, तो 3 राज्यों में इसने बंटवारा की बात की थी, लेकिन सेकेंड ट्रिब्यूनल जो था वो मना कर दिया। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है।
हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं, ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये क्या है, ये जो है एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था, और फिर यह भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए अभिनव उपाय है, जिसमें कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं तथा प्रथाओं के, जैसे कि इसमें होगा ना कि कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर उसके संस्कृति, उसके परंपराओं को जानेगा, उसका अध्ययन करेगा, और फिर उसमें क्या करेगा कि उसके विकास का प्रयास करेगा। तो ये रहेगा कि हमारा जो एकता अखंडता है उसको मतलब मजबूती प्रदान करने में ये काफ़ी सहायक होगा। तो ये रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। तो इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि कोई भी राज्य, जैसे कि हो गया, अगर उत्तर प्रदेश को ले लें या फिर हरियाणा को ले लें, तो हरियाणा के स्टूडेंट हैं वो आके उत्तर प्रदेश में आके स्टडी करेंगे और यहाँ के संस्कृति, क्रियाकलाप और विभिन्न तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको जानेंगे, यहाँ की प्रथाओं को जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, और फिर यहाँ के भी स्टूडेंट, यूपी के भी स्टूडेंट जाके हरियाणा में इस बिंदुओं पे मतलब कि स्टडी करेंगे। तो ये रहा कि एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसको याद रखना है। और फिर इसके जो इस योजना के अनुसार, जैसे कि मैंने बताया कि 2 राज्यों के बीच 1 वर्ष के लिए अद्वितीय साझेदार होगा, और क्या होगा कि इसमें सांस्कृतिक और विद्यार्थी आदान प्रदान लक्षित किया जाएगा। तो वही है कि जाकर विद्यार्थी एक राज्य से दूसरे राज्य में अब सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा, इसके अंतर्गत ये है। और फिर जिला स्तर पर भी ऐसे जोड़े बनाए जाएंगे, जैसे कि जिला स्तर पर, जैसे कि अगर यूपी में कोई जिला है, हरियाणा में कोई जिला है, तो उस स्तर पे भी क्या होगा कि जिला के द्वारा वहाँ पे आके सांस्कृतिक संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि साझा अभियान ये क्या है, ये बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राजस्थान का अभियान है। और फिर इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार यूनिसेफ एवं यूनेपा के साथ मिलकर बाल विवाह के संपूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य की एक जिला स्तरीय अभियान यात्रा शुरू की है। तो ये महत्वपूर्ण हम लोग को जानना ये है कि साझा अभियान क्या है। तो ये बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राजस्थान का अभियान है। ये महत्वपूर्ण रूप से हम लोग को विशेषकर इसको याद रखना है, क्योंकि ये एक शब्द में ऐसे ही पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और फिर देखते हैं कि ये यूनिसेफ के बारे में जान लें, क्योंकि यूनिसेफ पर भी क्वेश्चन बार, क्योंकि इसमें यूनिसेफ का भी योगदान है। तो इसमें हम लोग यूनिसेफ के बारे में जान लें क्या है। तो ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। तो इसके अंतर्गत ये जो फंड्स है, तो इसके क्या करेगा, पहले तो क्या हुआ था, आरंभ में इसकी जब 11 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था, तो उस समय इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हुआ था, नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन वर्तमान में इसमें विस्तारित किया गया इसके क्षेत्र में, और फिर अभी है कि इसकी प्राथमिकता है जो भी विकासशील देश हैं उनके सभी वहाँ पे प्राथमिक बच्चों के विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता और लड़कियों की शिक्षा, बच्चों की हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम, ये सब जो भी हैं महत्वपूर्ण बिंदु, तो इस संदर्भ में ये कार्य करता है। तो इसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि इसका स्थापना तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जिसका मतलब कि उस समय छत बिछत हुए जो भी बच्चे थे, और खासकर विकसित देशों के और यूरोपीय देशों के, उससे संबंधित सुधार, मतलब उनके स्वास्थ्य के देखभाल करना था। लेकिन बाद में इसमें जो इसका क्षेत्र विस्तारित कर दिया गया, और इसमें विकासशील देश भी शामिल करे गए, और उनके जो भी बच्चे हैं उससे संबंधित जो भी विकास कार्यक्रम, लिंग समानता संबंधी कार्यक्रम, ये उस पर ध्यान करता है, उस पर ये फंड प्रोवाइड करता है। और फिर है कि इसमें देखिए, इसमें ये देखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी जिनेवा में है। और फिर एंटोनियो लॉकी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इतना नहीं पूछता है। और इस महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा यूनिसेफ का। अब है कि यूनेप,
जो इसमें जो साझा अभियान है यूनेप का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये क्या है, तो इसमें इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसमें ये पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। और ये जैसे कि इसके भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट है, तो ये इसको भी याद रखना है कि ये क्या है और फिर इसके मतलब कि क्या कार्य है इसको, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और देखिए इसके हेड क्वार्टर जो दिया गया है वो नैरोबी केन्या में है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। तो ये इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया और इसके अंतर्गत महीने के 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर सुनिश्चित व्यापक एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रसव देखभाल मुहैया कराना है। जैसे कि कोई भी मतलब गर्भवती स्त्रियां हैं तो क्या करेंगी कि अपने मतलब कि वो किसी स्वास्थ्य केंद्र पे, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र कोई भी हो, तो वहाँ पे जाके अपना क्या करेंगी कि प्रत्येक 9 तारीख को चेकअप करवा सकती हैं। और जो भी डॉक्टर्स हैं चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो वो लोग इनके देखभाल करने के लिए 9 तारीख के उसको जांच करने के लिए बाध्य हैं और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, उसकी देखभाल करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण इसमें हम लोग देखने को मिलता है। और है कि इसमें जैसे कि जैसे कि निजी चिकित्सकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। जैसे कि इसमें दोनों तरह के रहेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो स्वैच्छिक आके अपना योगदान दे सकते हैं। और जैसे कि ये लोग क्या करेंगे, ग्रीन स्टिकर और रेड स्टिकर जारी करेंगे, जिसमें कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर उसके मतलब कि डिलीवरी का जो भी प्रोसेस अगर नॉर्मल है तो उसके लिए ग्रीन स्टिकर जारी किया जाएगा और रेड स्टिकर उस स्थिति में जारी किया जाएगा जब मतलब कि वो मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान उसमें खतरे हैं, जोखिम है, तो उसके लिए ग्रीन स्टिकर रेड स्टिकर जारी किया जाएगा। तो ये भी ग्रीन स्टिकर रेड स्टिकर के क्या कॉन्सेप्ट है PMSMA के अंतर्गत, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब क्या है, आप देख रहे हैं सौर सूजला योजना, इसको छत्तीसगढ़ में इसको चलाया गया है और ये इसको छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पे इसको आरंभ किया गया। और फिर इस छत्तीसगढ़ इस योजना को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो जो सौर सूजला योजना है इसको जो प्रारंभ किया गया वो भी छत्तीसगढ़ में किया गया और फिर ये भारत का प्रथम राज्य भी बन गया जहाँ पे सौर सूजला योजना का शुभारंभ किया गया और फिर लागू किया गया। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख लें क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यह इसके अंतर्गत सिंचाई पंप वितरित किए जाएंगे जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे और इनकी क्षमता जो होगी 3 HP होगी और 5 HP होगी। तो ये इस हम लोग जैसे सीधे कॉन्सेप्ट है कि इसको हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं कि ये सिंचाई पंप से संबंधित है, तो इसको महत्वपूर्ण रूप से हम लोग को याद रखना है कि ये क्या है। तो ये सिंचाई पंप वितरित किया जाएगा जो सौर ऊर्जा से संचालित हो और किसानों को वितरित किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत वे क्षेत्र केंद्रित किए जाएंगे जहाँ पर बिजली की पहुँच नहीं है, क्योंकि बिजली की पहुँच नहीं होगी तभी वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी मतलब कि जो पंप है वो कार्य नहीं कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पे सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप उपलब्ध कराया जाएगा। अब है कि केरल खुले में शौच से मुक्त राज्य हो गया। ओपन डेफिकेशन के क्षेत्र में ये केरल जो है ये मुक्त घोषित किया गया। इससे पहला अगर देखा जाए तो ये पहले में हो गया सिक्किम, फिर दूसरे में हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे केरल आता है। लेकिन क्योंकि ये दिसंबर में इसको घोषित किया गया तो इसमें दिसंबर के न्यूज़ में है, तो फिर इसके अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि पहला इसमें किसका स्थान है, तो पहला सिक्किम का स्थान है। और यह स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये जो इसको शामिल किया गया है किस लिस्ट में कैसे, तो ये है स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको प्रथम राज्य खुले में शौच करने वाले जो मुक्त राज्य में प्रथम स्थान है सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल है।
अब है कि इसमें शहरी क्षेत्र में के अंतर्गत हम लोग देखें तो शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहला स्थान जो है गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो ये इसमें भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कभी कभी सुन लेते हैं हम लोग कि गुजरात भी है फिर सिक्किम भी है, क्या है। तो सिक्किम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम राज्य हो गया, और फिर गुजरात जो है ये और आंध्र प्रदेश ये क्या है कि ये शहरी क्षेत्र के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त प्रथम राज्य हो गए, इसको भी याद रखना है। अब है कि स्मार्ट ग्राम इनिशिएटिव, तो ये स्मार्ट ग्राम पहल जो है ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसको शुरू किया गया, और ये स्मार्ट ग्राम पायलट परियोजना है। और फिर इसके अंतर्गत 5 गांवों को शामिल किया गया, जिसमें कि राजकामेवे जो मेवात जिला में है, और गुड़गांव जिले के दौला अलीपुर, हरचंदपुर और ताजनगर, ये सभी हरियाणा के जो राज्य हैं इसको शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? स्मार्ट ग्राम इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया 5 गांवों को। और फिर ये बस यहाँ याद रखना है, इसके मतलब शुरुआत की गई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा, और फिर ये इसमें 5 गांव शामिल किए गए हरियाणा के, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रेड स्कीम, तो ये है ट्रेड रिलेटेड इंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, तो ये व्यापार संबंध उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना, यह महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए है, और इसको चलाया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। इसका शुभारंभ मतलब कि जो इसको चलाने वाली मंत्रालय है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, और इसमें क्या है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको चलाया गया है। और फिर इसमें जो है इसकी जैसे कि हम लोग देखें कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तो इसके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, और फिर ये कि महिला समूहों को गैर कृषि गतिविधियां अपनाने के लिए एनजीओ के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि महिला सक्षम हो और गैर कृषि गतिविधियों को में भी शामिल हो, जैसे कि उद्यम वगैरह स्थापित करें, तो उसके लिए भी एनजीओ के थ्रू इनको फंड किया जाएगा, इनको ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये है ट्रेड स्कीम की विशेषता। अब है कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030, तो ये क्या है, इसको दिसंबर 2016 में रेल मंत्री द्वारा इसको शुरुआत किया गया, और ये वेबसाइट है, इसको ध्यान में रखना है कि मतलब कि ये वेबसाइट है। और फिर इसमें क्या होगा कि राज्य सरकार, लोक प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालय इससे संबंधित रहेंगे, और महत्वपूर्ण क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो भी सूचनाएं हैं इसको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट है राष्ट्रीय रेल योजना, इसके वेबसाइट पे उपलब्ध कराएंगे कि कहाँ पे मतलब कि विकास करने की संभावना है, और फिर कहाँ पे जैसे कि इसके अंतर्गत जो भी है रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, राजमार्ग और सुरंग, ओवरब्रिज, ये सभी स्थापित किए जाएंगे। और खासकर इसको क्या किया जाएगा कि जो रेलवे ट्रैक है उससे वहाँ से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आसानी से कोई भी मतलब कि यातायात को आसान बनाना या फिर माल ढुलाई को आसान बनाना, इसका मुख्य मतलब कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसको स्थापित करने की और फिर इस योजना का आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो इसके अगर विभिन्न मंत्रालय जो हैं वो इस संबंध में कि कहाँ पे ज़रूरत है रेलवे लाइन बनाने की और फिर राजमार्ग स्थापित करने की और किस स्थिति क्या स्थितियाँ हैं, वो सब इसको उपलब्ध कराएंगी, और फिर ये सब बनाया जाएगा विभिन्न क्षेत्रों को, और जो रेलवे ट्रैक है उससे जोड़ा जाएगा। ये यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामरिक आवश्यकता को भी पूरा करेगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बॉर्डर हैं तो उससे भी ये क्या करेगा कि मतलब कि वहाँ पे भी इसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, रेलवे ट्रैक के लाइनें बिछाने का प्रयास किया जाएगा, राजमार्ग स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे, जो हमारे सामरिक
जो सामरिक आवश्यकता है या फिर जो सुरक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और फिर ये प्रतिस्पर्धी रेल परिवहन प्रणाली का निर्माण करेगा। और फिर इसके साथ ही उपरोक्त कार्य को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य जो रखा गया है इन सभी कार्यक्रमों को पूरा करने का, उनसे जोड़ने का, रेलवे ट्रैक से जोड़ने का, राजमार्ग, सुरंग और ओवर ब्रिज को, तो इसके जो टारगेट रखे गए हैं 2030, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसे नाम से भी पता चल रहा है राष्ट्रीय रेल योजना 2030, तो इसके लक्ष्य भी 2030 है और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होंगे इसको भी याद रखिएगा। अब है कि वन जीवन राष्ट्रीय संसाधन के, तो ये है कि ये जो वन जीवन नामक एक राष्ट्रीय ये अनुसंधान केंद्र है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनसे संबंधित क्या विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कि उनके मतलब कि आजीविका के साधन कैसे मतलब कि अपना आजीविका चलाते हैं, तो और फिर उनसे संबंधित जानकारी कलेक्ट किया जाएगा और फिर उस पर विचार किया जाएगा। और फिर ये वन जीवन जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है वहाँ पे इसको किया गया है। और फिर जैसे इसमें हम लोग UNDP जो देख रहे हैं कि ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय और UNDP और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो हम लोग देख लें कि इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि UNDP क्या है, तो UNDP भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देख लें ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और ये मतलब कि कार्य करता है कि इसके अंतर्गत ये न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है और यह परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है और अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है और यह विशेष सलाह, प्रशिक्षण और विकासशील देशों को अनुदान सहायता प्रदान करना, कम से कम विकसित देशों की सहायता के लिए ज़्यादा जोर देना, मतलब कि विकसित देशों की सहायता के लिए ज़्यादा, जैसे कि इसमें क्या करेंगे कि ये तो खुद करेगा ही, मतलब जो विकासशील देश हैं उसकी सहायता विभिन्न क्षेत्रों में करेगा शिक्षा प्रशिक्षण के लिए। तो और फिर विकसित देश भी इस संदर्भ में कदम उठाए इसका भी प्रयास करेगा। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत ये कार्यकारी बोर्ड है। तो इसकी जो स्थिति भी ये पूछ सकता है कि इसके अंतर्गत है, तो ये इसके कार्यकारी मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये आता है। तो इसको भी याद रखना है। अब है कि जो वन जीवन अभी हम लोग देख रहे हैं तो इसकी विशेषता क्या है, यह आजीविका के मुद्दों से संबंधित समस्याओं की पहचान करेगी और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी और आदिवासी लोगों के बीच उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर बनाएगी। जैसे कि अगर विभिन्न जनजातियों से संबंधित उनकी आजीविका की आवश्यकताओं को हम लोग मतलब कि इसके कार्यक्रम के द्वारा जान लिया जाएगा, तो उस क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा और उन लोग रोजगार वगैरह स्थापित कर सके, रोजगार मिल सके, उन्हें उद्यमशीलता हासिल हो। तो इसके लिए इसमें प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा इसके अंतर्गत। अब ये पहले चरण में क्या होगा कि इसमें 6 राज्यों को जो STI स्तर के निम्न राज्य हैं, मतलब उस सबसे नीचे वाले राज्य हैं उसको शामिल किया जाएगा, जिसमें कि असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना है। तो इस प्रथम चरण में जो है इन सभी राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं और जनजातियों की स्थिति, आजीविका की स्थिति को जानने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य जो हैं इन सभी मतलब राज्यों को टारगेट में रखा गया है कि इसके बाद यहाँ के जो भी जनजाति है उनसे संबंधित जो भी जानकारी, जो आजीविका संबंधी जानकारी हम लोग मतलब कि इस कार्यक्रम के थ्रू हासिल किया जाएगा और फिर उनमें रोजगार वगैरह प्रशिक्षण और उद्यमशीलता के जो प्रशिक्षण है इसको प्रदान किया जाएगा।
अब है राष्ट्रकाल मामला। तो ये हम लोग जैसे कि जानते हैं कि राष्ट्रकाल मामला कितना इस समय मतलब कि दिसंबर में और कितना महत्वपूर्ण रहा और काफ़ी मतलब कि हाईलाइट रहा, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो ये राष्ट्रकाल मामला किसका है? श्याम नारायण चौकसे। तो ये इन्होंने इसके मामले पे मतलब देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला किया कि प्रत्येक सिनेमा हॉल के फिल्मों के प्रारंभ में राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया गया। तो किनके जो मामला है, ये मामला है श्याम नारायण चौकसे मामला। इसको भी आप लोग प्रमुखतः याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट मामला रहा है और फिर ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो इसको श्याम नारायण चौकसे मामले को याद रखिएगा कि इसी के आधार पर उच्चतम न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, सिनेमा हॉल में जो प्रारंभ में जो मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले राष्ट्रगान को बनाने जो गाने का बजाने या इसको प्रस्तुत करने का इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इसके हम देखिए राष्ट्रगान जो प्रतीक है उसके बारे में हम लोग जान लें कि ये राष्ट्रगान प्रतीक जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और विधान इसके नियम वगैरह क्या हैं इसको देख लें कि कहाँ कहाँ इसके नियम वगैरह बनाए गए हैं राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज इत्यादि संबंधित। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें जैसे कि आर्टिकल 51 नियम है, तो इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए अपने आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है। तो हमारे मौलिक कर्तव्य में भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात की गई है। ये हो गया। इसके अलावा हो गया हम लोग देख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इसके अंतर्गत अगर कोई भी राष्ट्रगान के जो ध्वज है उसका अपमान करेगा या भारतीय संविधान का अपमान करेगा तो क्या होगा कि धारा 2 के अंतर्गत जुर्माने साथ साथ अगर बिना जुर्माने के साथ उसे 3 वर्ष के कारावास की प्रावधान किया गया। अगर इसका इंसल्ट करता है राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज या संविधान का इंसल्ट करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या होगा, जुर्माना के साथ या फिर बिना जुर्माना के अधिकतम 3 वर्ष इसमें कारावास की बात की गई है। तो ये रहा। और फिर इसके अंतर्गत ये भी शामिल है भारतीय ध्वज संहिता 2002। तो इसमें क्या है, यह एक कानून नहीं है बल्कि यह भारत सरकार द्वारा समय समय जारी कार्यकारी निर्देशों का एक समेकन है और इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर रोक लगाने वाले व्यवहार विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि ये कोई कानून वगैरह नहीं है बल्कि इसको जो भारत सरकार है उसको समय समय पे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित क्या नियम कानून है इसको निकालती है और फिर उससे संबंधित कैसे व्यवहार करना चाहिए और गलत व्यवहार उसके अपमान पे रोक लगाती है। तो ये हम देख लिए कि जो राष्ट्रीय ध्वज या जो राष्ट्रगान है इससे संबंधित कहाँ का प्रावधान किया गया, एग्जाम में पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ है। तो देखिए 51 आर्टिकल 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं और फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इसमें भी है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 तो इसमें भी है, इसको भी हम लोग को याद रखना है। ये काफ़ी सब महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट ग्राम इनिशिएटिव पहल। तो जैसे कि हम लोग ये दोबारा आ चुका है, पहले हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग देख चुके हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो है, तो उसको अक्टूबर से दिसंबर तक के जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख चुके हैं। और फिर इसमें हम लोग आगे अब क्या करेंगे, जो जनवरी से है, जनवरी के आगे के करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम है हमारे पास एग्जाम के लिए जो 18 जून को होने वाला है। बहुत ही कम टाइम है, तो क्या करेंगे, मैं बहुत पूरी प्रयास करूँगी। आप लोग मेरे ऊर्जा को जारी रखिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और फिर अगर गलत हो तो उसको क्षमा करें और फिर ऐसे गलती ना हो इसके लिए आप जो भी गलती है उसको आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और फिर अगला वीडियो को जल्दी इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। आज के लिए थैंक यू सो मच। अरे जल्दी खत्म हो गया।